देखिए, हमारा मकसद यहां चुनाव जिताना या हराना नहीं है। हमारा मकसद है डेटा के जरिए लोगों को समझना और उस समझ को बेहतर शासन की, बेहतर गवर्नेंस की नींव बनाना। चुनाव बस एक दिन की घटना नहीं होती, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है और हर एक वोट एक आवाज है जो अपनी जमीन की उम्मीदों, उसके डर और उसकी जरूरतों को बयान करती है। आज हम जलेश्वर के चुनावी आंकड़ों को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि एक सच्चा जनादेश सिर्फ सरकार नहीं बनाता, बल्कि सेवा का एक रोड मैप तैयार करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी के कैनवस पर चलते हैं। जगह है असम का गोलपाड़ा जिला और विधानसभा क्षेत्र है जलेश्वर। ये एक ऐसी जमीन है जिसकी पहचान, जिसकी जिंदगी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से होती है। यहाँ की मिट्टी में जान है, हवा में नमी है और लोगों का जीवन नदी के उतार चढ़ाव के साथ ही चलता है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था और हाँ, उनकी राजनीति की भी बुनियाद है। तो फिर सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता या कौन हारा, वो तो एक नतीजा है, एक आउटकम। हम उस नतीजे के पीछे के वजहों को, उन पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो हमें बताते हैं कि एक चुने हुए प्रतिनिधि का असली काम क्या है, जनादेश को यानी लोगों के भरोसे को जमीन पर ठोस काम में कैसे तब्दील किया जाए। नतीजों पर जाने से पहले ये जरूरी है कि हम जलेश्वर की जमीन को, वहां की मिट्टी की धड़कन को महसूस करें, क्योंकि हर वोट के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है और उसकी जिंदगी की एक कहानी है। राजनीति की जड़ें हमेशा इसी जमीन में होती हैं। तो जलेश्वर की सामाजिक बुनावट कैसी है? देखिए, यहाँ की आबादी में करीब करीब 90% मुस्लिम हैं और साथ ही लगभग 10% का एक बहुत अहम राभा आदिवासी समुदाय भी यहीं बसता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जमीन से जुड़ी हुई है। धान और जूट के खेत और चाय के बागान, लोगों का पसीना इसी मिट्टी में गिरता है और यही उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन जलेश्वर की कहानी में एक गहरा, बहुत ही गहरा विरोधाभास है। ये जो नदियां हैं जो खेतों को सींच कर जिंदगी देती हैं, वही हर साल मॉनसून में सब कुछ तबाह करने वाली बाढ़ बन जाती हैं। फसलें बह जाती हैं, घर टूट जाते हैं और जिंदगी जैसे थम सी जाती है। ये एक ऐसा चक्र है जो हर साल आता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति तीनों पर बहुत गहरा असर डालता है। ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। चलिए अब उन आंकड़ों की बात करते हैं जो जलेश्वर की राजनीतिक हकीकत को बनाते और बिगाड़ते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की सामूहिक इच्छा का दस्तावेज है। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 93.65%। जी हां, 93.65%। ये 2021 के विधानसभा चुनाव में जलेश्वर का वोटर टर्नआउट था। सोचिए जरा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक असाधारण, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। ये बताता है कि जलेश्वर के वोटर कितने जागरूक और राजनीतिक रूप से कितने सक्रिय हैं। वे अपने हक का इस्तेमाल पूरी गंभीरता से करते हैं और अपने नेताओं से जवाबदेही की उम्मीद भी रखते हैं। तो इस इतने जागरूक वोटर ने 2021 में क्या फैसला सुनाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को 50.75% वोट मिले, जो एक बिल्कुल साफ बहुमत है। AIUDF 36.08% के साथ दूसरे नंबर पर रही और बीजेपी को 9.38% वोट मिले। जीत और हार का अंतर लगभग 22,000 वोटों का था। ये एक बहुत बड़ा निर्णायक मार्जिन है। ये आंकड़े किसी लहर का नहीं, बल्कि एक सोचे समझे फैसले का इशारा करते हैं। और ये बार चार्ट देखे कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। जो मुख्य मुकाबला है वो साफ तौर पर INC और AIUDF के बीच ही था। बीजेपी यहां एक तीसरी ताकत जरूर है, लेकिन खेल को तय करने वाली भूमिका में नहीं। असली लड़ाई दो पार्टियों के बीच वोटों को अपनी तरफ खींचने की थी और 2021 में INC ये करने में कामयाब रही। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नतीजे ऐसे क्यों हैं? इसका जवाब किसी एक नेता के भाषण या एक रैली में नहीं है। इसका जवाब उन गहरी सिस्टमिक वजहों में छिपा है जो दशकों से इस इलाके की राजनीति को चला रही हैं। और इन वजहों को समझना हमारे संविधान के मूल्यों को समझने जैसा है, जहां हर नागरिक को सम्मान से जीने का और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। और सबसे अहम बात यही है, जलेश्वर में जीत हार का खेल एक ही धुरी पर घूमता है। अल्पसंख्यक वोट का एक साथ आना या फिर बट जाना।
जब ये वोट आईएनसी और एआईयूडीएफ जैसी पार्टियों के बीच बढ़ जाता है तो नतीजों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब यही वोट, जैसा कि 2021 में आईएनसी के साथ हुआ, किसी एक पार्टी के पीछे मजबूती से खड़ा हो जाता है तो नतीजा बिल्कुल साफ होता है। यही जलेश्वर की राजनीति का सेंट्रल इक्वेशन है। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये जलेश्वर के वोटर के बदलते मिजाज की पूरी कहानी कहती है। आईएनसी का प्रदर्शन कितना ऊपर नीचे रहा है। 2001 में 53% से वो 2016 में महज 5.1% पर आ गए और फिर 2021 में 50.8% पर जबरदस्त वापसी की। ये क्या बताता है? ये साफ बताता है कि यहां के वोटरों का समर्थन किसी पार्टी की जागीर नहीं है। उसे हर चुनाव में उनकी चिंताओं को समझकर और उन पर काम करके दोबारा कमाना पड़ता है। और हर चुनाव में वोटर के सामने दो तरह की राजनीति रखी जाती है। एक तरफ है विकास की राजनीति, जिसका फोकस है सड़क, बाढ़ से बचाव, नौकरी, स्कूल, अस्पताल। और दूसरी तरफ है पहचान की राजनीति, जो एनआरसी, सीएए जैसे भावनात्मक और ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। जलेश्वर में जीतता अक्सर वही है जो इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठा लेता है, जो लोगों को ये भरोसा दिलाता है कि वो उनके विकास की भी फिक्र करेगा और उनकी पहचान की भी हिफाजत करेगा। चलिए अब जरा राजनीतिक समीकरणों से हटकर उन असली मांगों की बात करते हैं जो जमीन से उठ रही हैं, क्योंकि असली राजनीति बंद कमरों में नहीं बल्कि गांव की चौपालों पर और खेतों के मेड़ों पर होती है। ये एक बात किसी भी डेटा से ज्यादा वजन रखती है। ये जलेश्वर की जमीनी हकीकत है। जब राजनीतिक मंचों पर पहचान के बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, तब एक आम किसान बस ये सोच रहा होता है कि अगली बाढ़ में उसकी फसल का क्या होगा। ये दिखाता है कि राजनीतिक भाषणों और आम आदमी की जिंदगी की जरूरतों में कितना बड़ा फासला हो सकता है। और ये जो टेबल है, ये सर्वे से मिली जानकारी है जो इस बात पर मुहर लगाती है। आप देखिए, सबसे ज्यादा तीव्रता, हाई इंटेंसिटी वाली शिकायतें कौन सी हैं? सड़कें और ट्रांसपोर्ट, बाढ़ से राहत और बेरोजगारी। ये तीनों मुद्दे सीधे सीधी रोजी रोटी से जुड़े हैं। हाँ, पहचान से जुड़ी चिंता जैसे एनआरसी का डर मौजूद है, लेकिन उसकी तीव्रता मीडियम है। ये डेटा हमें साफ साफ बता रहा है कि लोगों की पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता उनका पेट, उनका काम और उनका भविष्य है। तो इस सारे डेटा, इस पूरी समझ के आधार पर कोई भी नेता जो वाकई जलेश्वर की सेवा करना चाहता है, उसके लिए एक साफ रास्ता क्या होना चाहिए। अब हम विश्लेषण से एक कदम आगे बढ़ेंगे और एक एक्शन प्लान, एक ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। ये वो ब्लूप्रिंट है जो चुनावी जीत को असल गवर्नेंस में बदल सकता है। और इसकी शुरुआत होती है लोगों की बात सुनने से, उनकी निजता का सम्मान करते हुए, जैसा कि भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क हमें सिखाता है। एक असरदार गवर्नेंस की रणनीति के 3 मजबूत पिलर होते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल, गांव-गांव तक अपनी टीम को फिर से खड़ा करना और लोगों की शिकायतों को सुनने और हल करने का एक सिस्टम बनाना। दूसरा, नैरेटिव, अपनी राजनीति को विकास और वेलफेयर के मुद्दों पर फोकस करना। और तीसरा, रिसोर्स, सिर्फ इंतजार नहीं करना बल्कि राज्य और केंद्र सरकार से लड़कर स्थानीय प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स लाना। ये सिर्फ वादे करने की नहीं बल्कि डिलीवरी की रणनीति है। और इस रणनीति को लागू करने का भी एक अनुशासित तरीका है, एक टाइमलाइन है। ये विन बैक स्ट्रैटेजी दिखाती है कि कैसे 90 दिनों के अंदर एक व्यवस्थित प्लान के तहत जागरूकता बढ़ाने, संगठन को मजबूत करने, लोगों से जुड़ने और आखिर में वोटिंग के दिन उन्हें बूथ तक लाने का काम किया जा सकता है। सफलता कोई तुक्का नहीं होती, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस का नतीजा होती है। और आखिर में जलेश्वर के लोगों और उनके नुमाइंदों के सामने चुनाव बस एक ही सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या वे शिकायतों और पहचान की राजनीति में ही उलझे रहेंगे, या फिर वे गवर्नेंस की, शासन की उस राजनीति को चुनेंगे जो उनकी सड़कें बनाती हैं, उन्हें बाढ़ से बचाती है और उनके बच्चों को एक बेहतर भविष्य देती है। डेटा हमें रास्ता दिखा सकता है, आंकड़े हमें सच बता सकते हैं, लेकिन आखिरी चुनाव हमेशा लोगों को ही करना होता है। जलेश्वर का भविष्य इसी चुनाव पर टिका है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।